बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है आज का एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में 10-12 चीज़ें हैं जिनको आपने ज़हन में बिठाना है। टॉपिक्स हैं, सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी। ये एटॉमिक थ्योरी की तरतीब मैं यहीं पे आपको सारी बता देता हूँ। 4-5 इसमें से बोले जाते हैं। डाल्टन का कंट्रीब्यूशन क्या है, जे थॉमसन का क्या है, और रदरफोर्ड, बोहर, सोमरफील्ड और श्रोडिंगर, डिराक और हैज़नबर्ग। ये आपको इन सब के कंट्रीब्यूशन याद होने चाहिए। मैं यहाँ बोल भी देता हूँ कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी थी इसने कि एटम इज़ इंडिविजिबल। ये जो थ्योरी सारी इसमें लिखा है, एटम इंडिविजिबल एंड अनकटेबल, 1808 में इसने थ्योरी दी थी। और इसके कुछ पास्टुलेट हम पहले भी एक लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड है, ये जो लिखा हुआ है। उसके बाद एटम्स की केमिकल कम्बिनेशन से मुख्तलिफ़ कंपाउंड्स और मालिक्यूल बनते हैं, और एटम सारे हर एस्पेक्ट में साइज़, मास, वाइज एक जैसे होते हैं। तो इसमें से ये वाला पास्टुलेट सिर्फ माना जाता है, बाकी तीन जो है वो मॉडिफाइड हो चुके हैं। तो एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो सब एटॉमिक पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन जिसका मैस कितना है, हाइड्रोजन एटम यानी प्रोटॉन का मैस का 1/18 37 टाइम्स, और एएमयू में इलेक्ट्रॉन का मैस कितना है, और उसके बाद किलोग्राम में कितना है, 9.1 10⁻⁻31। लोकेशन कहाँ पे है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में यानी न्यूक्लियस के बाहर। चार्ज इसका किसने निकाला था, मिलीकॉन्स ने। और कितना चार्ज होता है, ये हमारे पास है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, या सेकंड उसका यूनिट जो इन्होंने इस्तेमाल किया है। तो उसके बाद E/M रेशो किसने निकाली, थॉमसन ने, जे थॉमसन ने, और ये इतनी होती है 1.7588 10⁸8। उसके बाद E/M रेशो वाइज चारों पार्टिकल की अरेंजमेंट देख लें। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है। तो चार्ज उसका 1 है, लेकिन मास उसका बहुत कम है, इसलिए सबसे ज़्यादा। उसके बाद प्रोटॉन की, उसके बाद अल्फ़ा पार्टिकल की, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल का मास ज़्यादा है, इसलिए वो प्रोटॉन के बाद आते हैं। और चौथे नंबर पर E/M रेशो में न्यूट्रॉन आता है, जो लिखा हुआ है। उसके बाद E/M रेशो इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेस जिसको हम कहते हैं, ये कांस्टेंट होती है, और ये डिपेंड नहीं करती किस पर, नेचर ऑफ गैस जो कैथोड के अंदर भरी होती है, या नेचर ऑफ कैथोड जो हम इस्तेमाल करते हैं। ये कैथोड रेज वाला एक्सपेरिमेंट आप फर्स्ट ईयर में भी देख सकते हैं, अब तो ये 9th क्लास वगैरह में भी है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। तो इन दोनों पे डिपेंड नहीं करती। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि E/M रेशो डिपेंड्स ऑन, उसमें अगर ये 2 पॉइंट्स आएँ तो आपने समझ आना है कि इन पे डिपेंड नहीं करती। फिर 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मैस, ये भी वैल्यू याद कर लें, 0.55 मिलीग्राम है। ये कैलकुलेट करके किया हुआ है, यानी 9.1 10⁻31 किलोग्राम को मल्टीप्लाई किया है एवोगाड्रो नंबर से, तो फिर वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मैस आया है, इतना होता है। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है, मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, जब मूव करती है कोई चीज़ तो उसका मैस, रिलेटिव मैस इस्तेमाल होता है, एग्जैक्ट नहीं। तो वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक मैस में जो चेंज आता है उसकी ये वैल्यू है। और इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है वो उसकी जो ऑर्बिट में इतनी आ गई। उसके बाद इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल समझते हुए फोटोइलेक्ट्रिक अफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक अफेक्ट क्या है, जब आप किसी भी मेटल को टारगेट मुकर्रर करें और उस पर जो है वो हीट, फोटोन यानी लाइट को पास करवाएं, तो वहाँ से फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन यानी बीटा पार्टिकल निकलते हैं, डैट इज़ कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से टकरा कर फ्लोरेसेंस या जो भी इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की। अब बाकी प्रॉपर्टीज़ प्रोटॉन की भी आप देख लें। प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया, गोल्ड स्टेन ने।
फिर इनको पॉजिटिव रेज़ या किनार रेज़ का नाम दिया जाता है। ये भी इधर लिखा हुआ है, पॉजिटिव रेज़ या किनार रेज़ का नाम है, तो ये इसको दिया जाता है। उसके बाद प्रोटॉन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया रदरफोर्ड ने इनके लिए, और इसकी ईओग्राम रेशियो डिपेंड करती है किस पर, उस गैस पर, क्योंकि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रोसेस ये होता है कि जो कैथोड रेज यानी इलेक्ट्रॉन पैदा होते हैं वो गैस के मालिक्यूल से टकराकर उनके इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, जिसकी वजह से बाकी पॉजिटिव पार्टिकल जो है वो बच जाता है। अब बाकी पॉजिटिव पार्टिकल का जो होता है ना चार्ज, वो सारे का सारा प्रोटॉन की वजह से होता है। तो ई ओवर एम रेशो प्रोटॉन के मास की वजह से इस पे डिपेंड करती है। उस वक्त न्यूट्रॉन का कॉन्सेप्ट नहीं था। और नेक्स्ट जो हमारे पास है चार्ज, जिसका पॉजिटिव में होता है इतने कूलम। तो उसके बाद इसका मैस है 1.673 10⁻⁻27 किलोग्राम, या एएमयू में जो दिया हुआ है ये आप देख सकते हैं। ई ओम रैम रेशो इसकी कितनी होती है, डेफिनेटली क्योंकि मैस है इसलिए इलेक्ट्रॉन से कम हो जाएगी। और 1 AMU का वगैरह का बताया हुआ है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, जेम्स चैडविक ने। और किस तरह की, ब्रीलियम पर अल्फ़ा पार्टिकल बेसिकली हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं। तो अल्फ़ा पार्टिकल को शो करना हो तो हम यूँ शो करते हैं, हीलियम 4 मास 2 और एटॉमिक नंबर 2, तो उसकी बम्बार्डमेंट से। तो ब्रीलियम का मैस 9, एटॉमिक नंबर 4, 9 और 4 13 हो गए। तो 13 में से कार्बन 12 बन गया, साथ एक न्यूट्रॉन बन गया, तो न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आएँ तो हैवियर देन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैवियर हैं। उसके बाद डिके होकर क्या बनाते हैं, प्रोटॉन बनता है, इलेक्ट्रॉन बनता है और साथ न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलता है। उसके बाद है कि स्टेबल है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, लेकिन अगर बाहर हो तो ये अनस्टेबल है। उसके बाद कुछ इसका मैस और डेंसिटी वगैरह, मैस इसका इतना है, डेंसिटी 1.5 10⁻⁻14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद पाइऑन्स हैं। पाइऑन्स युकावा ने डिस्कवर किए थे, न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन के डिके से बन रहे हैं। तो ये बाकी सिर्फ आप नाम याद रखें और कौन कौन से पार्टिकल और किस से बनते हैं। उसके बाद न्यूट्रिनो है और एंटी न्यूट्रिनोज हैं, क्वार्क्स हैं जो सबसे फंडामेंटल पार्टिकल हैं, पॉजिट्रॉन है जो कि इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट है, और एंटी प्रोटॉन जो प्रोटॉन का ऑपोजिट है। तो ये फंडामेंटल पार्टिकल। उसके बाद एटॉमिक नंबर आ जाता है। किसी भी एलिमेंट में हमने मतलब इस तरह एलिमेंट का सिंबल है तो इधर लिखा होता है हमने मैस नंबर, इधर लिखा होता है एटॉमिक नंबर, इधर लिखी होती है हमने उसकी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट, और इधर उसका नंबर, तादाद जितनी है। तो इधर एटॉमिक नंबर लिखते हैं हम, Z से शो करते हैं, और मैस नंबर को A से शो करते हैं। तो A-Z ये होता है न्यूट्रॉन की तादाद, क्योंकि ए में मैस नंबर, इसको न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं, तो ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि एटॉमिक नंबर में सिर्फ प्रोटॉन होते हैं। तो ये एक आप देख सकते हैं कि किसने एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया था, मोज़ले ने, एक्स रेज़ की फ्रीक्वेंसी को सामने रख के ये इस फार्मूले से। उसने इलेक्ट्रॉन जो थे ना कैथोड रेज़ को मेटल्स पे करवाया था, यानी ये कैथोड रेज़ निकल रही हैं, ये किसी मेटल टारगेट पर पड़ती हैं, तो उनसे जो है वो कुछ रेज़ निकली, उनको उसने एक्स रेज़ का नाम दिया। ये मेटल है समझें, ये कैथोड रेज़ है। तो एक्स रेज़ जो निकल रही थी उनकी फ्रीक्वेंसी मेटल बदलने से चेंज होती थी, तो उसने ये एक फार्मूला दिया। उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड एटॉमिक नंबर के, फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट, और फ्रीक्वेंसी जो है वो एटॉमिक नंबर के फिर स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी। -b का मतलब है प्रोटॉन की फोर्स को स्क्रीन करते हैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, और ए इज़ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और बी जो है वो हर एक के लिए कांस्टेंट है एक्सरे के लिए। और ये एक अहम बात, प्रोटॉन की तादाद और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है न्यूट्रल एटम के लिए, और आयंस के लिए प्रोटॉन
Z इक्वल टू प्रोटॉन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा या कम हो चुके होते हैं आयन में। उसके बाद Z के बारे में इट इज़ ऑलवेज होल नंबर वैल्यू होता है, परमानेंट वैल्यू है। उसके बाद सीरियल नंबर में पीरियोडिक टेबल जो है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी सारी Z पे डिपेंड करती हैं। कुछ ये बातें यूँ पूछ लेते हैं, विच वन इज़ करेक्ट, विच वन इज़ इनकरेक्ट। अब आइसोटॉप्स क्या हैं, यहाँ पर बाकी टर्म्स भी आप को पता होनी चाहिए, ये सारी इधर आ रही हैं टर्म। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोटॉप्स जो हैं उसका कॉन्सेप्ट से पहले सोडी ने दिया था। आइसोटॉप होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, ये देखें ना, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ए डिफरेंट हो, जिस तरह कार्बन 12, कार्बन 30। अब देखें क्या है, ये इसका एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। तो मास नंबर क्यों डिफरेंट हो गया, प्रोटॉन अगर सेम है तो मास फिर भी बदला क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉन डिफरेंट हो गए। तो मास नंबर डिफरेंट, न्यूट्रॉन डिफरेंट एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, प्रोटॉन की तादाद सेम। उसके बाद आइसोटॉप्स को हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं, ये कुछ मेथड है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, थर्मल डिफ्यूजन, गैसीय डिफ्यूजन। एक मेथड तो उसका जो मास स्पेक्ट्रोमीट्री है ना, मास स्पेक्ट्रोमीट्री सेपरेट कर सकते हैं, बाकी मेथड ये है। और आइसोटॉप्स की जो डिटेक्शन है थॉमस पैराबोला मेथड से, एस्टन मास स्पेक्ट्रोग्राफ से, डेम्स्टर मेथड से, ये कुछ आइसोटॉप्स दिए हुए हैं हाइड्रोजन के, कार्बन के, ऑक्सीजन के। तो उसके बाद फिर दूसरी टर्म आती है आइसोबार। आइसोबार, बार का लफ्ज़ है मैस सेम हो, अगर मैस सेम हो, लाइक आर्गॉन मैस 40 है, अगर पोटाशियम का ऐसा आइसोटॉप आ जाए इसका मैस 40 हो जाए, तो ये दोनों मैस सेम हो, हालांकि एटॉमिक नंबर आर्गॉन का 18 और पोटाशियम का 19 है, और पोटाशियम का नॉर्मल मास होता है 39, लेकिन ये 40 वाला आ गया, तो ये दोनों आइसोबार हो गए। उसके बाद आइसोटॉन्स, जिनमें न्यूट्रॉन सेम हो, लाइक ये देखें, कार्बन 14 और नाइट्रोजन 15। तो कार्बन 14 का एटॉमिक नंबर 6 है, न्यूट्रॉन आएंगे मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। न्यूट्रॉन इन नाइट्रोजन 15 माइनस 7 आएंगे, यानी मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, वो भी 8। इस तरह ऑक्सीजन के भी 8। तो ये तीनों क्या हो गए, आइसोटॉन्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम हो। आइसोटॉप्स में प्रोटॉन सेम, टॉन्स में न्यूट्रॉन सेम, और इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉन सेम। ये आप देख सकते हैं, जिस तरह आप नियॉन एटॉमिक नंबर 10 है, तो इस केस में प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, यानी एटॉमिक नंबर इसके बराबर है। सोडियम अगर आप ले लें पॉजिटिव, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन माइनस चार्ज। तो चार्ज 1 है, तो प्रोटॉन की तादाद 11 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 है, 11 में से एक निकाल दे, इसके भी 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब इसके भी 10 इलेक्ट्रॉन हैं नियॉन के, सोडियम के भी 10 हैं, तो फिर ये हो जाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसोस्टेयर्स, आइसोस्टेयर्स क्या होते हैं, जहाँ एटम, नंबर ऑफ एटम भी सेम हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम हो। और आइसोमॉर्फ क्या होते हैं, जिसकी जो फॉर्म, क्रिस्टलाइन फॉर्म सेम हो, उसे आइसोमॉर्फ कहते हैं। एग्जांपल दी हुई है इसकी। तो उसके बाद हमारे पास है आइसो डाइपर्स। ये आमतौर पर नहीं आती टर्म, जिसमें सेम आइसोटॉपी नंबर होता है, जिनका n माइनस जेड, न्यूट्रॉन माइनस जेड फॉर एटॉमिक नंबर प्रोटॉन, ये सेम हो, तो उन्हें कहते हैं आइसो डाइपर्स। थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या था, थॉमसन एटॉमिक मॉडल के मुताबिक एटम पूरा एक बॉल है, 10 रेज पावर माइनस 10 मीटर रेडियस की, एंगस्ट्रॉम में रेडियस, जो कि जिस पे चार्ज है पॉजिटिव, और उस पे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यूं करके जड़े हुए हैं, एम्बेडेड हैं। इसे कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल। तो ये इधर इन्होंने मेंशन भी किया है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पुडिंग की यानी पॉजिटिव चार्ज में मौजूद हैं। तो ये था इसका। जबकि रदरफोर्ड का मॉडल इससे मुख्तलिफ था, उसने फ़र्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस करवाया कि ये बॉल पॉजिटिव नहीं है, बल्कि बॉल सिर्फ सेंटर में है पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड सर्कल्स में मूव कर रहे हैं। ये उसने कहा था रदरफोर्ड ने। और उसका जो एक्सपेरिमेंट था, अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट थी 10 रेज़ पावर माइनस 4 मिलीमीटर थिक
या इसको 10⁻⁻5 सेंटीमीटर थिक भी कह सकते हैं। गोल्ड फाइल यूज़ किया था उसने। तो उसने देखा कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल सीधे गुजर गए, कुछ डेविएट हुए और कुछ बहुत थोड़े वापस आए। जो सीधे गुजरे मतलब एटम ज़्यादातर खाली है, जो डेविएट हुए रास्ते में कोई पॉजिटिव चीज़ आई है जिसकी वजह से डेविएट हो गए, जो बिल्कुल वापस आ गए वो उस पॉजिटिव चीज़ से टकरा कर वापस आए। तो ये उसके ऑब्जर्वेशंस थे। इस बेस पे उसने ये कहा था कि पॉजिटिव कोई सेंटर मौजूद है जो कि मैसिव भी है, मैस भी उसका है और उस पे चार्ज भी पॉजिटिव है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम ये एम्प्टी स्पेस है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। तो एटम को उसने उसने कहा कि ये सारा पॉजिटिव बाल नहीं होता बल्कि दो रीजन होते हैं एटम के, एक होता है न्यूक्लियस और एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। ये सारा इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में, न्यूक्लियस में नहीं है, ना इसके साथ अटैच हैं, जिस तरह जे थॉमसन ने एक मॉडल पेश किया था। ये उसका एक्सपेरिमेंट है, आप देख सकते हैं। डिफ्लेक्शन भी है पार्टिकल्स की और बाकी भी सारा कुछ। तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ये वैल्यू आप याद कर लें। ये सारे एक्सपेरिमेंट की जो है वो एक स्केच है। उसके बाद अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, न्यूक्लियस की एग्जिस्टेंस साबित हुई, इलेक्ट्रॉन की सर्कुलेटरी मूवमेंट साबित हुई, ये दो चीज़ें। और लिमिटेशंस क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में एक्सप्लेन नहीं करता क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करता करता न्यूक्लियस में गिर सकता है। क्योंकि मूविंग इलेक्ट्रॉन को उस वक्त थ्योरी चलती थी कि चार्ज अगर ऑपोजिट हैं तो मूविंग को मुसलसल एनर्जी जो है वो इमिट करनी चाहिए, जिसकी वजह से अब मूविंग इलेक्ट्रॉन जब मुसलसल एनर्जी इमिट करेगा तो अपनी एनर्जी कम होती जाएगी उसकी, तो वो न्यूक्लियस के करीब होता जाएगा और उसमें गिर जाएगा। तो स्टेबिलिटी एटम किस तरह हम एक्सप्लेन करेंगे, नहीं पता चला। इसके अलावा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सका, दूसरी बात। उसके बाद स्पेक्ट्रम, अगर ये मुसलसल एनर्जी खारिज करता है इलेक्ट्रॉन तो उसका एनर्जी का निकलना भी कंटिन्यूसली होना चाहिए। तो एटम का स्पेक्ट्रम भी कंटिन्यूसली होना चाहिए, सारी वेवलेंथ इकट्ठी आएँ जिस तरह रेनबो होती है। लेकिन एक्चुअली एटम का जो स्पेक्ट्रम लाइन होता है, तो ये भी इसके बारे में नहीं बता सका। उसके बाद आई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वेव थ्योरी आई। उसके मुताबिक सारी जो एनर्जी जो है वो किस शक्ल में प्रोपेगेट होती हैं, वेव शक्ल में। वेव्स के पैकेट होते हैं, यानी रेडिएंट ऑफ। तो हर एनर्जी की रेडिएशन के साथ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है, यानी इलेक्ट्रिक वेक्टर अगर यूँ मूव कर रहा है, मैग्नेटिक वेक्टर उसके परपेंडिकुलर मूव कर रहा होगा, तो ये पूरी रेडिएशन बनती है। अब उसके मुताबिक वेवलेंथ क्या चीज़ है, दो सक्सेसिव क्रेस्ट के दरमियान डिस्टेंस को या दो ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं। लैम्डा से शो करते हैं और एंगस्ट्रॉम में या नैनोमीटर में इसको मेजर करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है, फ्रीक्वेंसी को न्यू से शो करते हैं या एफ से शो करते हैं। फ्रीक्वेंसी होता है पर यूनिट टाइम जितनी वेव्स गुजरे, नंबर ऑफ वेव पर यूनिट टाइम, दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी। पर यूनिट सेकंड आप कह लें। वेलोसिटी का आपको आइडिया है, वेलोसिटी इक्वल टू होती है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई वेवलेंथ। वेवलेंथ का उलट है वेव नंबर, तो वेवलेंथ का उलट वेव नंबर, न्यू बार से शो करते हैं इसको वेव नंबर को। तो वेव नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ। अब फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर के साथ मिक्स ना हुआ जाए, फ्रीक्वेंसी है पर यूनिट टाइम और ये पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ वेव्स। तो ये कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बताया गया है कि गैमा रेस यानी दरमियान में विजिबल समझें आप, इस तरफ आई आर से आगे माइक्रोवेव, उसके आगे रेडियो वेव, और विजिबल के लेफ़्ट साइड पे यानी इस तरफ यूवी आया, यूवी के आगे गैमा, एक्स रेज आया, एक्स रे से आगे गैमा आया। इस तरफ यानी अगर हम लेफ़्ट से राइट जाएं तो वेव लेंथ जो है वो इंक्रीज़ करती है। तो सबसे ज़्यादा वेव लेंथ रेडियो वेव्स की हुई और सबसे कम गैमा रेस, गैमा से पीछे कॉस्मिक रेस। तो ये पहले ही उन्होंने एक टेबल बना दिया है कि सबसे कम वेव लेंथ वाली और सबसे ज़्यादा एनर्जी या फ्रीक्वेंसी वाले, क्योंकि एनर्जी इज इक्वल टू होती है एच न्यू, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली है, और एच सी ओवर लेमडा वेव लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी। तो ये फार्मूला आपने प्लांक्स थ्योरी वाला याद रखना है, एच न्यू एच सी ओवर लेमडा और एच सी न्यू बार मीन वेव नंबर। एनर्जी इन तीनों के बराबर होती है।
तो ये आप देख सकते हैं किसकी एनर्जी ज़्यादा है, किसकी कम है, किसकी वेवलेंथ ज़्यादा, किसकी कम है। तो ये वेवलेंथ कम है, इस तरफ ज़्यादा हो रही है। अब एनर्जी इधर ऊपर से नीचे कम हो रही है एनर्जी। लाइट की कर्पस्कुलर थ्योरी इसको आप छोड़िए, ये क्वांटम थ्योरी है, ये मैक्स प्लांक ने दी थी। मैक्स प्लांक ने 1900 में, जिसको बाद में आइंस्टाइन में भी इस्तेमाल किया था। उसने कहा था जितनी एनर्जी की प्रोपेगेशन या अब्जॉर्प्शन एमिशन होती है, ये किस शक्ल में होती है, डिसकंटिन्यूस, नॉट कंटिन्यूस। और उस पैकेट को, डिसकंटिन्यूस पैकेट को एनर्जी के हम कहते हैं क्वांटा। आइंस्टाइन ने ये लफ्ज़ लाइट के लिए इस्तेमाल किया, फोटोन। यानी अगर एनर्जी लाइट शक्ल में हो तो फोटोन, एनर्जी की जनरल शक्ल हो तो क्वांटा। तो एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, ई इक्वल टू एच न्यू। एच इज़ प्लांक्स कांस्टेंट, ये उसकी वैल्यू दी गई है 6.62 10⁻34 जॉल इनटू सेकंड, यूनिट भी याद रखें। और एनर्जी एच न्यू का मल्टीपल होगी, यानी अगर एक फोटॉन है तो एच न्यू दो होंगे, 2 एच न्यू। तो इसलिए हम लिखते हैं ई इक्वल टू एन एच न्यू। इस बेस पे फिर जो ब्लैक होल, और ब्लैक होल कहता हूँ, ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन वगैरह, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सारी इसी थ्योरी की बेस पे एक्सप्लेन किया गया था। बहरहाल यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में इतना याद रखें, क्या होता है जब लाइट पड़ती है उसके फोटॉन पड़ते हैं, तो जितने फोटॉन ज़्यादा पड़े उतने ही इलेक्ट्रॉन मेटल में से बाहर आते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ फोटॉन। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी का तादाद फोटॉन की कितनी है। तो ये है बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जो जितनी एनर्जी वाला फोटॉन हो, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी और उसका वर्क फंक्शन भी उतना ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन की तादाद जो निकलते हैं उसका तल्लक नंबर ऑफ फोटॉन से है, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का तल्लक उस फोटॉन, लाइट के फोटॉन से है, उसकी एनर्जी से है जो कि मेटल पीस पर गिरता है। तो ये बेसिकली फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। आप देख सकते हैं मुख्तलिफ मेटल्स को उन्होंने करके देखा, उसमें अल्कली मेटल वगैरह इस्तेमाल की और सारा कुछ। ये जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसकी काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी में से 5 वेव वर्क फंक्शन निकाल दें। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो 5 है, वो निकाल दें टोटल एनर्जी में से, तो बाकी जो एनर्जी फोटॉन की होगी वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये आगे फार्मूला भी लिखा हुआ है, तो डिटेल नहीं आपने इसकी करनी, बस ये वाली बात आप अच्छे तरीके से इसमें से करें। फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रेडिएशन। लाइट रेडिएशन की जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन को। तो एनर्जी का तल्लक फ्रीक्वेंसी से है, जबकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने निकले इसका तल्लक इंटेंसिटी से है। अब स्पेक्ट्रम पे हम आते हैं। स्पेक्ट्रम एक होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, जिसमें बाउंड्री मार्क नहीं होती, कलर एक दूसरे के साथ मिले होते हैं लाइक रेनबो। और पीछे हम स्पेक्ट्रम पढ़े हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, विजिबल लाइट। अब विजिबल का स्पेक्ट्रम भी हम डिटेल से देखेंगे। तो एटम का स्पेक्ट्रम अगर बात करें, दो तरह का होता है, एक एमिशन होता है, एक अब्जॉर्प्शन होता है। अब यहाँ पर हम एमिशन और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इनकी जो है वो पढ़ रहे हैं। एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है, जब ये बात, जब किसी भी सैंपल को जिसमें एटम या मालिक्यूल है उनको हम हीट की शक्ल में एनर्जी दें तो उनका इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल से हायर लेवल पे आ जाए, और जब वापस हो जाएगा तो वो लाइट की शक्ल में एनर्जी इमिट करेगा। अब होगा क्या, रिज़ल्ट ये आएगा कि ये डिटेक्टर पर सारी डार्क लाइनें आएंगी। वो थोड़ा सा रीजन जिस लाइट की, यानी वेवलेंथ, जिस वेवलेंथ की लाइट एटम ने इमिट की है वो ब्राइट नज़र आएगा। तो फिर हम ये बात कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ ब्राइट लाइंस और बैंड ऑन डार्क बैकग्राउंड। तो ये किस तरह बनता है ये देखना पड़ेगा। ये एमिशन स्पेक्ट्रम इज़ फॉर्म ड्यू टू एमिशन ऑफ लाइट बाय एक्साइटेड एटम ऑफ मॉलिक्यूल। ये दो चीज़ें इसमें से कर लें बहुत। उसके बाद कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, जिनमें कोई बाउंड्री नहीं होती, शार्प बाउंड्री, एक कलर ख़त्म नहीं होता दूसरा दूसरा तीसरा। जबकि डिसकंटिन्यूस लाइक एमिशन स्पेक्ट्रम में पूरी जो वेवलेंथ में से एक वेवलेंथ शो होती है, लाइन। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आमतौर पर। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का अगर आप देखना चाहें
तो ये कुछ लाइनें लिखी हैं। स्पेक्ट्रम ऑफ इनकैंडिसेंट लाइट। इनकैंडिसेंट लाइट होता है हीट की शक्ल में, हीट करके किसी चीज़ में से निकलने वाली लाइट को कहते हैं इनकैंडिसेंट लाइट। जबकि रेनबो और इसका जो वाइट लाइट को जब हम गुजारते हैं ना प्रिज्म में से, तो जो स्पेक्ट्रम बनता है वो भी कंटिन्यूस होता है, तो उसकी तरतीब वेवगायर होती है, याद रखिएगा। अब इस पे भी सवाल आ सकता है आपको, किसकी वेवलेंथ ज़्यादा, किस कलर की कम, वेवगायर। तो वेवगायर क्या है, वायलेट कलर 7 हैं, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो वेवगायर में समझें जो है ना वेवलेंथ इस तरफ को बढ़ रही है, इस तरफ को वेवलेंथ इंक्रीज़ करिए, रेड की सबसे ज़्यादा, वायलेट की सबसे कम। और आपको पता है कि एनर्जी यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शनल वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा, तो इसको भी आपने याद रखना। और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में वो कहता है ईच कलर फेड्स इनटू नेक्स्ट कलर, यूँ ही एक कलर फेड होता है साथ ही अगला कलर शुरू होता है, एज इन रेनबो। रेनबो में कंटिन्यू। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है जब आप हीट की शक्ल में एनर्जी नहीं देते, बल्कि आप देते हैं लाइट की शक्ल में, फोटोन देते हैं ये एटम्स को। अब एटम का समझें ये लोअर लेवल है, ये इलेक्ट्रॉन हायर लेवल पे चला गया। कैसे? फोटोन को अब्जॉर्ब करके। कौन सा फोटोन? जो इन दोनों लेवल्स की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर एनर्जी रखता था। अब अगर 100 फोटोन दिए, समझें एक फोटोन की एनर्जी इनके डिफरेंस के बराबर थी, बाकी 99 की एनर्जी डिफरेंट थी। अब स्पेक्ट्रम डिटेक्टर पे शो होगा, 500 से लेकर 600 नैनोमीटर तक हमने वेवलेंथ दी, सारी लाइट पहुंच गई इधर, टकरा गई डिटेक्टर के साथ, लेकिन वो वाली लाइट जो इसने अब्जॉर्ब की वो थोड़ी देर के लिए नहीं आई, समझे वो 550 नैनोमीटर वाली लाइट थी, तो इधर डार्क लाइन आ जाएगी। उसके डार्क बैकग्राउंड था, लाइट ब्राइट लाइन थी एमिशन स्पेक्ट्रम में, यहाँ पर ब्राइट बैकग्राउंड डार्क लाइन। और ये बनता कैसे है ये भी आप देख सकते हैं। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज फॉर्म ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ एटम और मॉलिक्यूल बाय अब्सॉर्बिंग एनर्जी। अब यहाँ हम लाइट की शक्ल में एनर्जी कहते हैं, और इसमें होता क्या है, डार्क लाइन कंसिस्ट ऑफ डार्क लाइन और बैंड ऑन अ ब्राइट बैकग्राउंड। क्योंकि 500 से 600 नैनोमीटर सारी लाइट के फोटॉन पहुंच गए, 500 वाला पहुंच गया, 501 वाला, 2 वाला, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन ने, एटम ने कुछ नहीं किया। हमारे सैंपल वाले जो एटम थे, किसको किया है? ख़ास वेवलेंथ को, जो कि इलेक्ट्रॉन, एटम के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवा सकती थी। तो डैट इज़ अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम की टाइप्स ही हैं दोनों, एमिशन और अब्जॉर्प्शन। तो एमिशन स्पेक्ट्रम of atom is gaseous phase containing bright line with sharp boundaries called line spectrum। तो ये वाली बातें जो पीछे हम कर चुके हैं, इनका डिफरेंस पता होना चाहिए, ये सारा वही है। यानी लाइन स्पेक्ट्रम की फर्दर 2 टाइप्स हैं जिनको हम कर चुके हैं, एमिशन और अब्जॉर्प्शन। और मैं बता चुका हूँ, चूँकि इसमें ख़ास वेवलेंथ की लाइन आती है, वो वाली रोशनी से ज़ाहिर होती है, इसलिए इनको लाइन स्पेक्ट्रम या डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब हम आते हैं बोहर मॉडल की तरफ। बोहर मॉडल पे हमारा ये पार्ट 1 लेक्चर का ख़त्म हो जाएगा। बोहर मॉडल क्या है? बोहर मॉडल कहता है कि जो होते हैं ना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द, वो फिक्स्ड पाथ में मूव करते हैं। ऐसे रदरफोर्ड की तरह यूँ नहीं कहता, ऐसे ऐसे नहीं करते, बल्कि वो फिक्स्ड पाथ में मूव करते रहते हैं और उनकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है। और ये दूसरा पाथ है हाइपोथेटिकली। अब वो फ़र्ज़ करें ये एनर्जी नंबर 1 है, इसकी एनर्जी नंबर 2 है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब करके हायर शेल में जाकर अब इधर मूव करना शुरू कर देता है। तो अब इनकी एनर्जी का डिफरेंस वो अब्जॉर्ब करता है, तो वो ऊपर वाले शेल में फिक्स हो जाता है। तो ये रदरफोर्ड ने कहा, बोहर ने कहा था कि वो फिक्स्ड पाथ में मूव करते हैं और इनका एंगुलर मोमेंटम फिक्स होता है। दो चीज़, एनर्जी एंड मोमेंटम इज़ क्वांटाइज्ड, आर क्वांटाइज्ड। तो उसके मुताबिक जो फिक्स्ड पाथ होते हैं उन्हें कहते हैं ऑर्बिट या शेल। ये भी कॉन्सेप्ट बोहर ने दिया था, याद रखिएगा। और बोहर ने किस बेस पे अपना कॉन्सेप्ट दिया था? प्लांक की थ्योरी को यूज़ किया था, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को। जबकि रदरफोर्ड ने मैक्सवेल की थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी, उसको इस्तेमाल किया था। बोहर ने एनर्जी की एक्सप्लेनेशन के लिए प्लांक की थ्योरी को इस्तेमाल किया है। तो एनर्जी ऑर्बिट हैज़ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है।
और इलेक्ट्रॉन जो है जब तक मूव करता है तब तक उसकी एनर्जी कांस्टेंट है, लॉस और गेन नहीं होता। और एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट, जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट में, वो भी क्वांटाइज्ड है यानी फिक्स है। क्या वैल्यू है उसकी, ये देखें, एम बी आर इजिकल टू एन एच ओवर टू पाई। एच ओवर टू पाई को हम एच कट भी कहते हैं। तो एन फॉर पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा फॉर, तो पहले शेल का मोमेंटम एच ओवर टू पाई, दूसरे का टू एच ओवर टू पाई था तो टू टू से कैंसिल, तीसरे का थ्री एच ओवर टू पाई, इस तरह। तो एच इज़ प्लांक्स कांस्टेंट, ये देखें। उसके बाद जो दो शेल्स की एनर्जी का डिफरेंस है वो ये है, ई टू माइनस ई वन, हायर माइनस लोअर, एच म्यू एच यू लैम्डा। वही प्लांक की थ्योरी को इस्तेमाल किया उसने। अब क्वांटा क्या कहते हैं, बंडल को, पैकेट ऑफ एनर्जी को। फोटॉन पैकेट ऑफ लाइट को कहते हैं। एक्साइटेड स्टेट वो होती है जहाँ इलेक्ट्रॉन निचले शेल से ऊपर वाले शेल, ये एक्साइटेड है जब ऊपर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन पहुंचा और नीचे जगह खाली हो, उसे कहते हैं एक्साइटेड। और ग्राउंड डी एक्साइटेड स्टेट जब वो वापस आ जाए अपनी जगह पर, डैट इज डी एक्साइटेड स्टेट। अब इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, मेरिट्स ऑफ डी मेरिट। ये तो बोर का मॉडल है, इसने हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम यानी मोनो इलेक्ट्रॉनिक जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है उस एटम्स को बहुत अच्छा एक्सप्लेन। उसके बाद स्पेक्ट्रम को बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, उससे जो सीरीज़ बनती हैं। बोहर मॉडल ने बताया कि कहीं से भी, ये पहला शेल है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, कहीं से भी जब आप एनर्जी दें, इलेक्ट्रॉन एटम्स का एक्साइट हो जाए, यानी पहले शेल से निकल के ऊपर चला जाए, किसी का सातवें शेल में चलेगा, किसी का छवें में, किसी का पाँचवें में, किसी का चौथे में चला गया, तो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन वापस पहले में जब आएगा तो वो एनर्जी जो निकालेगा वो लाइट की रेडिएशंस निकालेगा। वो रेडिएशंस की वेवलेंथ कम और एनर्जी बहुत होगी, क्योंकि पहले शेल का दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें से फ़र्क बहुत ज़्यादा है। तो पहले दूसरे शेल का फ़र्क ही बहुत ज़्यादा है, दूसरे तीसरे का कम हो जाता है, तीसरे चौथे का कम हो जाता है। ये एनर्जी भी बोहर ने कैलकुलेट की थी। तो उसने कहा कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर पहले में आए तो जो लाइट रेडिएशन की सीरीज़ बनती है, जो एनर्जी का डिफरेंस जिनका बहुत कम होता है, वो होती है लेमन सीरीज़। और कहीं से भी दूसरे में आए तो बाल्मर, कहीं से भी तीसरे में आए तो पास्चन, चौथे में आए तो ब्रैकेट, पाँचवें आए तो फंड सीरीज़ बनती है, ये लिखी हुई है। N2 से मुराद हायर, N1 से मुराद लोअर ऑर्बिट, और ये उनके रीजन्स हैं। लेमन सीरीज़ यूवी में है, बाल्मर विजिबल में है, पास्चन नियर आईआर में है, ब्रैकेट फंड जो है फार आईआर रीजन में है, यानी उनकी जो रेडिएशन से निकलती है ना, वो आईआर रेडिएशन होती है। अब बाल्मर सीरीज़ के बारे में कहा जाता है कि इसकी जो लिमिटिंग लाइन है, यानी कहीं से भी इलेक्ट्रॉन दूसरे में आए, में हम कहते हैं ना इसके बारे में, तो तीसरे से दूसरे में आए तो विजिबल लाइट वाली रोशनी निकालेगा, चौथे से दूसरे में विजिबल, पाँचवें दूसरे विजिबल, लेकिन बहुत दूर से अगर दूसरे में आए तो वो विजिबल की बजाय यूवी में भी जा सकती है। तो हम एक स्टेटमेंट बोलते हैं, लिमिटिंग लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज एग्जिस्ट इन यूवी रीजन। ये इसी तरह ये वाली बात, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एट हाईएस्ट एनर्जी, N2 मस्ट बी इन्फिनिट। अगर आपने N2 बहुत हायर लेना है तो फिर एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, एनर्जी डिस्टेंस। और ये एक आखिरी बात, अल्फ़ा, बीटा, गैमा, डेल्टा कैसे कहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन N1 लोअर शेल और हायर शेल बिल्कुल उसके साथ वाला हो ना, यानी N2 बिल्कुल उसके साथ वाला है, तो जो लाइन निकलती है उसे H अल्फ़ा कहते हैं। अगर एक छोड़ के अगले वाला हो तो H बीटा, और अगर दो छोड़ के अगले वाला हो तो H गैमा, इस तरह डेल्टा। तो ये नाम हम इस बेस पे देते हैं। अब स्पेक्ट्रल लाइन, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालने का फार्मूला ये है, नंबर ऑफ लाइन n इंटू एन माइनस वन ओवर टू। अगर n 4 हो तो 6 लाइनें होंगी, और इलेक्ट्रॉन N2 से N1 की तरफ आए तो फिर ये फार्मूला है। अगर पाँचवें से दूसरे शेल की तरफ आए तो 6 लाइनें होंगी। ये दो फार्मूले आप याद रखें। इलेक्ट्रॉन, असल में हमने इस फार्मूले से काम करना है जिसमें हायर शेल से लोअर शेल की तरफ इलेक्ट्रॉन आता है। उसके बाद एनर्जी की कैलकुलेशन का फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, ये फार्मूला है एनर्जी की का। वेव नंबर कैलकुलेट करने का तरीका, रेडबर्ग कांस्टेंट, जेड स्क्वायर, ये देखें जेड स्क्वायर एटॉमिक नंबर 1 ओवर
n1 स्केयर माइनस 1/n2 स्केयर, n2 फॉर हायर, n1 इज़ लोअर। तो रेडबर्ग कांस्टेंट पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है। और अगर आप इसको मीटर में लेना चाहते हैं तो वो ये वैल्यू है 109.678 पर सेंटीमीटर होता है। जब इसको मीटर में लेते हैं तो 1.09678, ये थोड़ा गलत लिखा है इन्होंने, 0.109 के बाद आना है यूँ। और रेडियस कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है 0.53 10 पावर मल्टीप्लाई बाय n स्केयर ओवर z। और आंगस्ट्रॉम लिखा हुआ है 10 की ताकत -10 के बराबर होता है मीटर के बराबर आंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर -9 के बराबर। तो ये रेडियस का फार्मूला, ये वेव नंबर का फार्मूला, रेडबर्ग कांस्टेंट अगर लगा दें इधर 1.109 1.09678 10⁻⁷ ये रेडबर्ग कांस्टेंट, ये रेडियस का फार्मूला नीचे। उसके बाद वेलोसिटी का फार्मूला, ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालने का, और सबसे अहम एनर्जी निकालने का। अगर जॉल पर एटम में निकालनी हो तो फिर ये फार्मूला, और अगर किलो जॉल पर मोल में निकालनी हो तो फिर उसका फार्मूला इधर नहीं है, मैं इधर लिख देता हूँ -1313/n स्केयर मल्टीप्लाई बाय z स्केयर, z फॉर एटॉमिक नंबर। अगर हाइड्रोजन के लिए है तो Z1। तो ये एनर्जी का, एक शेल की एनर्जी निकालने का फार्मूला। उसके बाद बोहर का रेडियस इलेक्ट्रॉन के लिए इतना था, वेलोसिटी इतनी थी उसकी, और एनर्जी जो है वो -13 ये इतनी थी। और बोहर की शॉर्ट कमिंग क्या थी कि बोहर का मॉडल सिर्फ मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए है। इसके अलावा ये फाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं करता, यानी ये लाइन आती है, लाइन को अगर अच्छे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से देखें वो फर्दर लाइंस में स्प्लिट हो जाती है। अब क्यों होती है? बोहर के ख्याल में ये दूसरा शेल है, ये तीसरा है, इलेक्ट्रॉन तीसरे दूसरे में आया, एक लाइन बन गई स्पेक्ट्रल लाइन। जबकि तीसरे में फर्दर सब शेल होते हैं, दूसरे में भी होते हैं, तो यहाँ से यहाँ भी आ सकता है इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इधर भी आ सकता है, इधर से इधर भी आ सकता है। तो ये बहुत सारी लाइनें एनर्जी के थोड़े डिफरेंस के साथ बन सकती हैं। वो सारी लाइनें मिलकर पुअर रेजोल्यूशन वाले इंस्ट्रूमेंट में एक लाइन शो होती है। तो जब वो स्प्लिट हो जाती हैं लाइनें या में अलग अलग नज़र आती हैं, तो ऐसा क्यों हुआ बोहर नहीं बता सका। ज़ीमान और स्टार्क इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर सका। अब इसकी डेफिनेशन आ जाती होती है, ज़ीमान और स्टार्क इफेक्ट क्या है। ज़ीमान है स्पेक्ट्रल लाइन का टूटना मैग्नेटिक फील्ड में, और स्टार्क है इलेक्ट्रिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइन का टूटना। ये याद रखें, ज़ीमान में एम आता है, मैग्नेटिक में भी एम, ये याद रखिएगा, ये भूल जाता है समटाइम। उसके बाद ये केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन नहीं करता बोहर का मॉडल। इसके अलावा डी ब्रॉगली वगैरह वेव नेचर इलेक्ट्रॉन की, एटम की है, उसको भी एक्सप्लेन नहीं करता। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। सेकंड पार्ट में हम ये यहाँ तक इलेक्ट्रॉन और एटम को, इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल समझ के जो एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो बातें थी वो हमने एक्सप्लेन की हैं। नेक्स्ट हम डी ब्रॉगले, हेज़नबर्ग, श्रोडिंगर का वर्क, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सारे पार्ट रहते हैं। ये काफ़ी लंबा ये पार्ट है, हिस्सा है। तो ये इसमें कुछ क्वांटम का पोर्शन भी हम शामिल करेंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का भी थोड़ा सा बताएंगे, 1 डिमेंशनल, 3 डिमेंशनल। तो उसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन में नहीं जाना, जितना ग्रेजुएशन लेवल तक जो चीज़ें डिस्कस होती हैं हमने उस पर ही रहना है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट मुकम्मल हो जाता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का हम सेकंड पार्ट भी इंशाल्लाह इशू करेंगे। ओके।